हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट से जीके क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें सिर्फ जीके ही नहीं रहेंगे, जीके के साथ जेएस भी रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे, कुछ करंट अफेयर भी ऐड करेंगे। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी मैं पीडीएफ आपको दूंगा ये क्लासेस कराने के बाद, अच्छा कहाँ पे दूंगा सवाल ये उठता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं पीडीएफ दूंगा आपको, क्लासेस कराने के 2-3 घंटे बाद अपलोड हो जाती है वहां पे। तो जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, तो एक काम करना कि सबको ना अच्छे से सेव करके रखना, क्योंकि देखना एग्जाम जब होगा आपका, तो जितनी भी पीडीएफ्स होंगी कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस यहीं से उठा उठा के पूछे जाएंगे। इसकी गारंटी ले लो मुझसे। जैसे मैंने कोस्ट गार्ड एग्जाम में कहा था ना कि बस आप पढ़ो, निश्चिंत होकर पढ़ो, और देखना बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पढ़ाई हुए में से आएंगे। तो वही हुआ, एयरफोर्स में भी वही हुआ। देखना इस बार जेडी में भी वही कमाल होने वाला है। बशर्ते कि एक काम आपका करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ आपको ए टू जेड स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को ना शेयर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके, ताकि मुझे भी पढ़ाने में आपको ज़्यादा मन लगे। ठीक है, तो चलो गाइस अभी स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हम जीके की सीरीज में अभी सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे, और 10 बजे जो लाइव क्लासेस चल रही है वहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस मैं आपको कराऊंगा। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, बिकॉज उन किसी को पता ही नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी की फर्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट की है। तो 10 बजे लाइव क्लास डेली अटेंड करो, मंडे टू सैटरडे। और आपको ये 1-2 बजे तक मैं आपको डेली जीके क्लास अपलोड कर दूंगा, और इवनिंग में मैं आपको हिंदी क्लास अपलोड कर दूंगा। और आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हो, किसी किसी का इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश के लिए आप लोग ट्रिकी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रिकी इंग्लिश का। ठीक है, चलो वो भी मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। अभी देखो क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मतलब कैसी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन थी, क्या ब्रोंज थी, या फिर नौपाषाण थी, या फिर पूरा पाषाण थी, या फिर लौ। अब देखो इंग्लिश में जिसको पढ़ना है वो नीचे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी मैंने दे दिया यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी गाइस, वो लौह युगीन तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनको लोहे से कुछ पता ही नहीं था कि लोहा क्या चीज होता है। ठीक है, तो वो लोहा के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। वो एक कांस युगीन थे, कहने का मतलब ब्रोंज एज में थे वो लोग। ठीक है ना, वो लोग कांस के हर एक चीजों का यूज करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और इसी तरीके से टिक लगा हुआ आपको पीडीएफ में मिलेगा। ओके ना, चलो। अच्छा एक चीज, ईयर पूछता है ना इनका, ड्यूरेशन हड़प्पा सभ्यता का। तो ड्यूरेशन पूछे तो 2500 से 1750। ठीक है, ये चीज याद रखना इसी ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और ये बोलोगे ना कि सर उल्टा क्यों बता रहे हो, 1750 से 25 होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ईसा पूर्व जो होता है ना ये उल्टा चलता है। ठीक है, अब यहीं पे उल्टा चलेगा, 1 0 आगे, फिर आपको क्या बदल जाएगा, ईस्वी में बदल जाएगा वो। चलो आगे देखो क्या चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अच्छा एक पता है, आप लोग जब पढ़ रहे होगे तो सब कुछ पढ़े होगे, व्यापार भी पढ़े होगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे, कृषि भी। तो हम लोग करे क्या एग्जाम में, इसको देखो। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ही विकसित सभ्यता थी। कहने का मतलब वहाँ के जो लोग थे थोड़े से एडवांस लेवल के लोग थे। तो वो पशुपालन शिकार कृषि तो करते ही थे, बट वो जो व्यापार भी, बिजनेस भी करते थे। ठीक है, अपने अपने एरिया से दूसरे एरिया में, लाइक अपने यहाँ तक कि अपने सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक भी वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। व्यापार भी करते थे वो लोग, और यही इनका मेन क्या था, व्यवसाय था। बात कुल मिला के देखा जाए तो वो लोग बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है। तो ऋग्वेद में पुरंदर जो, एक तो मैं बात बता दूं आपको, टोटल वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। ये तो पता है ना, मैंने पहले ही बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वहीं पे जो ऋग्वेद में एक पुरंदर नाम का शब्द यूज किया हुआ है, वो इंद्र, भगवान इंद्र के लिए किया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मैंने आपको आंसर कर दिया, पीडीएफ में भी मिल जाएगा एज इट इज। अब देखो एक चीज है ना, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, चाणक्य के तो और 2 नाम थे, लेकिन ऑप्शन में तो एक ही है चाणक्य। चाणक्य का अलावा 2 और नाम थे। ठीक है, तो चाणक्य का एक नाम था क्या, कौटिल्य, वो बहुत ही कुटिल थे। और दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। क्या था, विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और चाणक्य का क्या नाम था भाई, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल। कौटिल्य भी क्या आ सकता है एग्जाम में, विष्णुगुप्त ज्यादातर पूछता है, बट 1% आपको कौटिल्य भी दे सकता है। तो तीनों नेम याद रखना उनका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। अब देखो, सुसीम बड़ा भाई किसका था, अशोक का था। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था ये बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये मौर्य वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ लोग ना पूछ, एग्जाम में आता है ना कि ये चीज बताओ कि
ये बिंदुसार का पुत्र या फिर ये अशोक का पुत्र कौन था? तो कुछ लोग कंफ्यूजन में ना बिंबिसार और बिंदुसार में भूल जाते हैं, तो लोग बिंबिसार भी कर देते हैं। नहीं, अजात शत्रु जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है। कौन वंश से? ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, हर्यक वंश से। और ये हर्यक वंश जो है, हर्यक डायनेस्टी से कौन है? अजात शत्रु, और इसके पिता का नाम था बिंबिसार। बट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। और ये जो है मौर्य वंश से, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। और ये जो है ना अपने मतलब राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने एल्डर ब्रदर को क्या किया था? मार दिया था इसने, अशोक ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें काफी हम लोग डेप्थ में चले गए थे बट और भी जा सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी, मतलब प्रियदर्शी लिखना था यहाँ पे, भी था, ठीक है। कहीं कहीं देवान पियादसी लिख देता है, कहीं प्रियदर्शी लिख देता है, देव प्रियदर्शी लिख देता है, तो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये किसने? तो ये अशोक ही थे, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक ही जो थे अपने आप को क्या कहते थे? देवों की हम प्रिय हैं, ठीक है। देवान प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पियादसी लिखा है, प्रियदर्शी का मतलब होता है देवों के प्रिय होना। देवों से मतलब कहते थे ना कि देवता और उनके बीच का एक कनेक्शन है, वो देवता के बहुत ज्यादा प्रिय है, ऐसा समझते थे वो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, मतलब किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ कब था? तो ये 261 बीसी में हुआ था, ठीक है ना, ईसा पूर्व। तो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, एग्जाम में पूछा जाता है। और कलिंग किसका पुराना नाम है? ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये उड़ीसा का नाम है, ठीक है। चलो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है भाई? तो कंबोडिया में। अब सवाल ये आता है कंबोडिया में है अंकोर वाट, तो अंकोर वाट जो है उसको मतलब वो किस भगवान से संबंधित है? तो विष्णु से। और इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ज्यादा डेप्थ में तो नहीं है बट ये याद रखना है कि अंकोर वाट कंबोडिया में है और ये विष्णु भगवान से संबंधित है। आगे देखो क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव ने सर्वप्रथम चावल को तो यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो कौन कौन से यूज किया था उन्होंने? गेहूं और जौ को, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, गेहूं और जौ को उन्होंने मानव ने सर्वप्रथम क्या प्रयोग में लाया था। आगे कह रहा भीम बेटका नहीं भीम बेटका लिखना था यहाँ, किसके द्वारा प्रसिद्ध? देखो कहीं के ना भीम बेटका लिखेगा, कहीं भीम बेटका लिखेगा, और एग्जाम में भी हिंदी में अगर कुछ एरर दिखे तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा फटाक से, ठीक है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताओ। ये भीमबेटका है कहाँ पे पहले तो ये बताओ। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो गुफाओं में जो कुछ चित्र बनाई गई हैं, शैल चित्र, ठीक है, मतलब गुफा के पत्थरों पे जो चित्र बनाई गई है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में, ठीक है, स्टोन पेंटिंग्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गूगल सर्च करके देखना ना, भीमबेटका की जो गुफा है ये काफी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देखोगे तो बहुत मजा आएगा, देखते रह जाओगे कम से कम आधा एक घंटा। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। और इसमें तो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये रेगुलेटिंग एक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में। और कलकत्ता में इसके थ्रू एक मतलब इसके अंतर्गत एक हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, जिसके न्यायाधीश थे कौन? सर एलिहाज इम्पे। तो इतना डेप्थ में मत जाओ, बस ये याद रखो कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। आगे देखो मार्ले मिंटो सुधार बिल कब ये मार्ले मिंटो दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। इन्होंने एक बिल लाया था, पता है क्या? वो 1909 में एक बिल लाया और उसके थ्रू ये बोल दिया ना कि यहाँ पे दो मतलब हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए अलग अलग चुनाव का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। चुनाव मंडल जो होगा इन दोनों का अलग अलग होगा। तो ये 1909 में मार्ले मिंटो आए थे, ये दोनों मतलब सुधार, ये जो बिल है, मार्ले मिंटो नहीं आए थे बट ये जो एक बिल पारित हुआ था 1909 में मार्ले मिंटो नाम से, वो आया था, जिसमें निर्वाचन मंडल मतलब निर्वाचन की जो प्रणालियां अलग अलग कर दी गई, हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम्स के लिए अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्लो मिंटो सुधार जो बिल आया था वो उसमें क्या हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हिंदू मुस्लिमों का अलग अलग निर्वाचन प्रणाली के लिए कौन से सुधार या फिर किस बिल के थ्रू आया, ये सब चीजें पूछा जाएगा। तो आपको घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो जुबान पे रखना होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो जब मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है भाई? टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर कभी देखो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ने लगेंगे ना, जब हम लोग लाइन से पॉलिटी पढ़ेंगे, थोड़े स्टूडेंट्स जुटा रहा हूँ मैं अभी ताकि कुछ कम से कम मैं पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ने वाले भी तो होने चाहिए ना। तो जैसे ही एसएससी के बच्चे और आ जाते हैं मैं थोड़ा चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दूंगा
और उसमें मैं बता दूंगा कि 12 अनुसूचियों में किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा। लाइक पूछेगा 12वीं अनुसूची बता दो, 9वीं अनुसूची बता दो, 8वीं अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखो क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। पहली बात तो सवाल ये आता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये जो है किस कंट्री से लिया गया है। हमारे संविधान में तो किसी ने, देखो हमारा संविधान 90% जो है, 70% 80% जो भी कह लो, अलग अलग मतलब कंट्रीज से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को कॉपी किया गया है, थोड़े से उसमें सुधार करके कॉपी किया गया है। तो ये भी जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी अपने कंट्री का खुद का है, तो इन्होंने बनाया नहीं, दूसरे देश से ही लिया, वो आयरलैंड से लिया गया है। अब पूछेगा किस अनुच्छेद में मेंशन है ये 36 से लेके 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 50 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार रहेगा। बहुत देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको याद करवा देता हूं अभी। अगर मान लो देश में राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, तो वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। अगर वो कहीं चले जाते हैं बाहर, फॉरेन चले जाते हैं किसी अदर कंट्री में, या फिर मान लो बीमार हो गए, उनकी जगह कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति। अब तो ये पूछ रहा है ना कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो, तो दोनों की अब जब दोनों ऑप्शन हो तो कौन काम आएगा, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब एक सवाल और आता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी मान लो नहीं होते हैं, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का क्या मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उस टाइम जब मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग वरिष्ठ न्यायाधीश को खोजते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। वैसा थोड़ी कि एक ही बार सब देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। मतलब कोई काम से भी जाएंगे तो एक एक करके जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि सब एक ही के उठ के चले जाएंगे देश छोड़ के, नहीं ना। तो वही बात है, आपको याद रखना होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं है, तो अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन रहेगा, तो वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के। चलो तो राइट आंसर अपना ए होगा इसके अंदर भी, और इसका भी मैं आंसर जरा कर दूं सी में। चलो, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है भाई, नंदा देवी है। तो इसमें ज़्यादा सोचो मत, ठीक है ना, नंदा देवी ही है। और ये आता है अगला क्वेश्चन, देखो 17 नंबर, नाथुला दर्रा किस राज्य में। देखो जितने भी दर्रा है ना, मैं एक एक करके आपको याद कराऊंगा, ठीक है, या फिर कुछ अलग से वीडियो में बना दूंगा इसकी ट्रिक से रिलेटेड। तो जितने भी दर्रा है ना, सबको जुबान पे रखना, जुबान पे। जितना दर्रा बोलने में जितना जुबान स्पीड में काम करता है, उतना ही स्पीड में इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछेगा। आप देख लेना, आपको ये क्वेश्चन ऑब्वियस है कि आपके एक शिफ्ट में पूछेगा ही। तो नाथुला दर्रा किस स्टेट में है, वो सिक्किम में है, ठीक है। ये चीज़ आगे देखो। अब मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कि कहाँ पे, हथेली पे, तलवे पे, धड़ पर, या फिर सिर पर। देखो हमारी हथेली और तल पे, मतलब तलवे पे, यहीं पे हम लोग को कन्फ्यूजन होगा ना। तो तलवे पे सबसे ज़्यादा मोटी चमड़ी होती है। देखो हम लोग चलते हैं तो कभी कभार देखते हो ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो गड़ सकती थी बट गड़ी नहीं। वही चीज़ अगर आपके हथेली में रखी जाए, दबाई जी तो गड़ जाएगी, बट हमारे तलवे में नहीं गड़ती कभी कभार कोई चीज़ें, या फिर कुछ चुभ भी गया ना तो बहुत कम दर्द होता है। अगर वही चीज़ हम कहीं स्किन पे, अदर बॉडी पे गड़ा दें तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इसलिए तलवे की जो स्किन होती है, तो वहाँ पे जो है सोल्स जो होते हैं हमारे, वहाँ पे बहुत मोटी चमड़ी होती है, तो याद रखना होगा। आगे है लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। अच्छा एक ग्लैंड है, ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो होती है ना, हमारी आंसू हमारे आंखों से जो बहती है, ठीक है, तो वो किस किस ग्लैंड की मदद से बहती है, तो लेक्राइमल ग्लैंड की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टीयर्स, ठीक है ना। चलो एग्जाम में पूछा है ये चीज़ और पूछेगा भी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। कुछ लोग कहेंगे फीमर को भी बता देंगे, सबसे लंबी हड्डी को भी बता देंगे, नो डाउट बोल देंगे लोग। कुछ लोग त्वचा कह देंगे। देखो सबसे बड़ी कोशिका त्वचा नहीं है, सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन कोशिका बोले तो तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ठीक है, ये सबसे बड़ी कोशिका। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा रासायनिक ऊर्जा को हम लोग कहाँ, रसायन मतलब केमिकल कहाँ डालते हैं, बैटरी के अंदर डालते हैं, और उससे निकलता है क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है। मोबाइल चार्ज करते हैं, घर में पंखा चला लेते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि अपने मतलब किसी केमिकल के अंदर वायर घुसा के उसमें से एनर्जी निकालते नहीं ना, बैटरी में डालते हैं हम लोग। और बैटरी क्या देती है हमको, वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट करती है वहाँ से। 22 नंबर देखो क्या है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जो बताऊंगा सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो फ्लाइट रिकॉर्डर, इसको तो नाम से पता चल रहा है कि जो उड़ान मतलब रिकॉर्ड करती है फ्लाइट की, तो ये जो होती है ना, इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और एग्जाम में आपको ये पूछे ना पूछे कि क्या कहते हैं ब्लैक बॉक्स, ये जरूर पूछ सकता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है ब्लैक बॉक्स का।
ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स का कलर यहाँ पे 90% जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, मतलब अगर मान लो एग्जाम में जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनमें से 90% क्या है ना, कर देंगे सीधे ब्लैक मार देंगे, 10% छोड़ भी दें लेकिन 90% ब्लैक मार के आंसर कर देंगे। लेकिन नहीं, ब्लैक बॉक्स का कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। तो ये एग्जाम के लिए याद रखना, पूछा जाता है, और ये एसएससी एमटीएस में पिछली बार में पूछा गया था। ठीक है, और ये लोग अपने में रिपीट करते हैं, एमटीएस का जीडी में पूछेगा, जीडी का एमटीएस में, तो कभी सीएचएसएल में ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन रट के जाने होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल के अंदर 159 होता है। और एग्जाम में ये पूछ देना कि मतलब तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो भी 159 ही होते हैं। ठीक है, तेल जोड़ दे, पानी जोड़ दे, कुछ भी जोड़ दे, एक बैरल में 159 लीटर होगा, चाहे वो कुछ भी हो तो होगा। ठीक है, आगे क्या किया, रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रडार का आविष्कार दो अलग अलग लोग का नाम है, टेलर और जो है ये यंग है, ये दोनों ने मिलकर रडार की खोज की थी। और रडार के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया था, आप सर्च मार सकते हो, रडार बाय ए टू जेड स्टडी। मतलब 2-3 साल पुराना वीडियो, उसमें जब मैं चैनल स्टार्ट किया था, बोलने का तरीका भी नहीं था, तभी क्या है, मतलब सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा वो वीडियो, फिर भी आप थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी के लिए रडार के बारे में देख सकते हो। अभी देखो, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया था। तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, देखो एक चीज़, दो क्वेश्चन यहाँ से याद हो जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल नाम के एक आदमी है, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने खोज किस चीज़ की थी, तो डायनामाइट की थी। किस चीज़ की, डायनामाइट की, और ये सीएचएसएल में आया हुआ था। ठीक है, तो डायनामाइट की आविष्कार किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। तो टोटल कंप्लीट हो गए कितने क्वेश्चन, 25। आपके कितने सही हुए जरा कमेंट में बताना। टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए कमेंट सेक्शन में बताना। जो लाइव जो आपको प्रीमियर के टाइम पे चल रहा है वहां पे नहीं, नीचे जो कमेंट सेक्शन रहता है वहां पे। बाकी यहाँ जाते जाते मैं कहूँगा कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी तो चाहिए भाई रखने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।